अब जो एलिमेंट है वो इन 5 तत्वों से मिलकर बना, लेकिन इसकी दो विशेषताएं होती हैं, एक शव और एक शक्ति। यानी एक वो आपको तात्विक रूप से नजर आएगा और दूसरा वो आपको ऊर्जा के रूप में नजर आएगा। अब हम मनुष्य शरीर पे काम करने जा रहे हैं, तो हमें मनुष्य के शरीर को देखना होगा और उसकी ऊर्जा को महसूस करना होगा। तो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तत्व के रूप में हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी आगे हम इसको रिपीट करेंगे। तत्व के रूप में हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं और ये मान के चलते हैं कि प्रकृति उसको समभाव से पैदा करती है, यानी वो जब पैदा होता है और जब वो मरेगा वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। तो शरीर कभी बैलेंस नहीं होता, कभी वो इधर को झटका खा जाएगा, कभी वो ऐसा हो जाएगा, गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, पैर थोड़े सूजन आ जाएगी, बढ़ जाएगा। तो वो सब चीजें इम्बैलेंस में स्ट्रक्चर में काउंट करी जाएंगी। और ऊर्जा में हम दो तरीके की ऊर्जाओं को लेते हैं। एक होती है प्राणिक ऊर्जा, उसमें प्राण कितने हैं, और दूसरी होती है मानसिक ऊर्जा, वो मन से क्या क्या कर सकता है। ठीक है, उसका मन किस लेवल तक सोच सकता है, क्योंकि इसे हम इच्छा शक्ति भी बोल सकते हैं। वो जो इच्छा करेगा वो क्रिएट करेगा। इच्छा तब पूर्ण होगी जब उसमें भाव होगा। तो ये 2-3 चीजें मिलके बनेंगी, उस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो अब सबसे पहली चीज ये आई कि वैदिक चिकित्सा क्या है। तो वैदिक चिकित्सा शरीर की, अब शरीर क्या है, यहाँ पे शिव है, शिव की मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप शरीर की तत्व और ऊर्जा को व्यवस्थित करना वैदिक चिकित्सा है। ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल हिंदी होगी, आप मुझे थोड़ा बीच में ध्यान दिलाते रहना, क्योंकि मैंने पढ़ाई इसी तरीके से करी हुई है। तो आपको जहाँ कठिनाई हो पूछ लीजिएगा। मतलब अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम शरीर पे काम करेंगे, हालांकि ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है और ब्रह्मांडीय विज्ञान कहलाता है ये, यानी इसमें सब कुछ आ जाता है, पर हम इसको शरीर पे लेवल पे लेके चल रहे हैं। तो जब मैं शरीर की बात करूं तो मेरा शरीर, इसमें 2 तत्व हैं। एक स्थूल रूप से जो आप देख पा रहे हैं, चाहे वो अंदर है चाहे बाहर है। अगर मेरा शरीर खोला जाए तो मांसपेशियां, नस नाड़ियां, ये सब दिखाई देंगी, और उनको कार्यशील करने वाली ऊर्जा, इन 2 तरीके के ज्ञान को वैदिक चिकित्सा के नाम से पुकारा जाएगा। और चिकित्सा का मतलब ये हो गया कि इनके अनुरूप इनको बैलेंस करना। ठीक है, मतलब एक फंक्शन होना चाहिए, वो बिगड़ गया है, कम हो गया है या ज्यादा हो गया है, तो बीमारी हो गई है, उसको वापस उसी की स्टेज में लाना उपचार हो जाएगा। वैदिक चिकित्सा का अर्थ क्या है, इसे विशुद्ध आयुर्वेद भी कहा जाता है। और इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें ऋतु है। ऋतु का मतलब होता है काल। काल का मतलब हुआ, जैसे हमारे यहाँ पे 6 ऋतु हैं। आप अगर कोई विदेशी आ जाता है अफ्रीका का, तो वहाँ पे आपकी 2 या 3 ऋतु हैं। अमेरिका का आ जाता है तो 4 ऋतु हैं। तो जगह के हिसाब से ऋतुएं चेंज होती रहती हैं। तो हमारे यहाँ पे 6 ऋतु हैं। तो इसके अंदर हम ऋतु के अनुसार हमारा रहन सहन क्या होना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, वनस्पति की शक्तियाँ, और उस मौसम में हमें किस प्रकार रहना है, किस उम्र में कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है, किस दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरीके का व्यवहार रखना है। क्योंकि कई बार होता है, आप मेरे पास आए, मुझे आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगी, मेरे अंदर से नेगेटिव वाइब्स आई, मैं दूरी बनाने की कोशिश करूंगा, मेरी प्राणिक ऊर्जा घट जाएगी। कोई मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, मैं ज़्यादा नज़दीक जाने की कोशिश करूंगा, मेरी प्राणिक शक्ति घट जाएगी। अगर हम समय रहते इन चीज़ों को नोट कर पाते हैं तो हम तुरंत अपने अंदर भी बदलाव ला सकते हैं। और अगर हम इन चीज़ों को जानते हैं तो दूसरे को सलाह देके, यहाँ पे आप उसकी प्राणिक शक्ति को शारीरिक रूप से नहीं बढ़ा सकते, लेकिन सलाह देके आप उसे बढ़वा सकते हो। पर कुछ बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनके कारण ये शक्तियाँ घटती हैं, तो बॉडी स्ट्रक्चर को ठीक करके भी इन शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है, इंस्टेंट बढ़ाया जा सकता है। जैसे दवाइयाँ काम करती हैं, इंस्टेंट बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ एक और मजे वाली बात बताऊंगा, अभी जब पंच महाभूत पे आऊंगा तो पांचों महाभूत को हमारी 5 उंगलियां इंडिकेट करती हैं। अगर कोई भी उंगली आपकी टेढ़ी हो रही है तो आप में उस तत्व का अभाव हो रहा है। ठीक है, इसमें हम शरीर, मन, आत्मा, तत्व, ऊर्जा इत्यादि के बारे में जानते हैं, और उन्हें कैसे व्यवस्थित रखना है इसके बारे में सीखा जाता है वैदिक चिकित्सा के अंतर्गत। आपको कहीं कोई डाउट हो, कुछ दिक्कत लगे तो पूछ सकते हैं। इस चिकित्सा पद्धति का उद्देश्य क्या है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हो, यानी जो व्यक्ति पहले से स्वस्थ है वो अपने स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखे, इस चीज में जाना जाता है। अब जैसे हम लोग थोड़ा सा भी अनहेल्दी फील करते हैं, या हमारे पुराने काल से चला आ रहा है, सुबह जल्दी उठो, जल्दी सो, टाइम से खाना खाओ, खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो,
ये सारे जो सिद्धांत हैं सम व्यक्ति को ध्यान में रखे गए हैं, सबके लिए नहीं है। जैसे मेरा प्रश्न कई बार होता है, क्या सुबह उठ के हम लोगों को पानी पीना चाहिए? सब कहते हैं हाँ जी पीना चाहिए। तो उससे पूछो अगर किसी को कफ है तो क्या उसको पानी पीना चाहिए? तो उसके लिए तो हार्मफुल है वो, क्योंकि पानी उसमें पहले ही कफ है, पानी जाएगा कफ और डेवलप करेगा। सर गर्म पानी तो ले सकते? गर्म पानी ले सकता है, वही तो। हाँ जी। नॉर्मल तो गुनगुना पानी गर्म पानी नहीं लेना चाहिए, ठंडा नहीं लेना चाहिए। सर वो बॉडी टेम्परेचर का है 36 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसे गर्म नहीं बोलते। कोई उसे कोसा बोल देता है, कोई निवाया बोल देता है। तो जैसे ही हम बोलते हैं निवाया तो मन में ये आता है थोड़ा सा गर्म, वो गर्म नहीं होता। जो आपका टैप वाटर है वो अप्रॉक्सीमेटली वहीं पे होता है, लेने की जरूरत नहीं होती। तीसरा यह है कि दूसरा यह है रोगग्रस्त व्यक्ति को रोग से मुक्ति मिले। कोई भी व्यक्ति अगर रोगी है तो चिकित्सा पद्धति का उद्देश्य यही है कि उसकी प्रेजेंट कंडीशन को बदल के जिस कंडीशन में वो परेशानी अनुभव कर रहा है उससे उसे बाहर निकाल दिया जाए। तो रोगग्रस्त व्यक्ति की रोग से मुक्ति मिले और मनुष्य के कष्टों का निवारण हो। यानी अगर हम कोई पैटर्न जानते हैं कि सुबह उठ के हमें पानी पीना है नहीं पीना, अगर ये दिक्कत आ गई है तो इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, और साथ ही साथ लंबी आयु कैसे हो और वो भी दुख के साथ ना हो, सुखपूर्वक हो। इस चीज को, तीन चीजों को वैदिक चिकित्सा का उद्देश्य कहलाती हैं, ये इनको पूरा करती हैं। इसकी विशेषता क्या है? ये एक संपूर्ण व्यक्तित्व की चिकित्सा है। देखिए एक व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है? तो व्यक्तित्व उसका स्वयं का मानसिक, प्राणिक, सामाजिक और कौन सा व्यक्तित्व होता है उसका? आध्यात्मिक, राजनीतिक। ये सारे तरीके के व्यक्तित्व है कि वो अपने आप को किसी खास जगह पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी उसकी रिप्रेजेंटेशन है, अगर वो उसमें अधिकतम सुधार कर ले तो जीवन में अधिकतम ऊंचाई पा सकता है। तो इसमें हम जो भी चिकित्सा करते हैं वो संपूर्ण व्यक्तित्व की करते हैं। हालांकि होता यह है कि जब व्यक्ति हमारे पास आ रहा है तो हम उसको फिजिकली ट्रीट करके छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम वैदिक चिकित्सा की बात करेंगे तो संपूर्ण व्यक्तित्व की चिकित्सा है। उसे बताएंगे कि भाई आपने ऐसा करना है या आपने ऐसा नहीं करना, करना है तो किस तरीके से करना है और छोड़ना क्यों है, क्योंकि हर चीज़ का रीज़न होता है। ऐसा नहीं है कि बिना रीज़न को हम बोलते हैं नहीं यार तुम खाना मत खाओ या पानी मत पियो। तो अगर हम उसे रीज़न देंगे तो उस चीज़ को गहराई से समझेगा और रिस्पेक्ट भी करेगा। देन मन, शरीर और आत्मा की चिकित्सा साथ साथ होती है। यहाँ पे हम दो ही चिकित्सा की बात करेंगे, मन और शरीर की। आत्मा की चिकित्सा के लेवल के लिए पढ़ाई थोड़ी सा ज़्यादा ऊंची चली जाएगी, तो हम सिर्फ दो ही चीज़ों पे बात करेंगे, मन और शरीर के लिए। तीसरा चीज़ जो है, प्रत्येक भोज्य पदार्थ रसायन का रूप है। आपको एक मजे वाली बात बताऊं, आप शायद बिलीव भी ना करें, मात्र एक नींबू, दिन का एक नींबू हजारों तरीके की बीमारियों को ख़त्म कर सकता है। और खासकर आज की डेट में जो हमारी बीमारियां फैल रही हैं, इम्यूनिटी लो हो रही है, चर्बी एक्सेस हो रही है, हम लोग काम नहीं कर पा रहे, थकान बहुत जल्दी होती है, एनर्जी लो रहती है, शरीर सफाई नहीं हो पाती, टॉक्सिन्स रिमूवल नहीं होते। अगर एक नींबू ढंग से खा लिया जाए, खाने के तरीके होते हैं, अगर ढंग से खा लिया जाए तो 2 से ढाई महीने के अंदर लगभग आपकी बॉडी के अंदर मिरेकल चेंजेस ला सकता है। अब हम कहेंगे, क्योंकि हम जब किसी को बताते हैं भाई ये खाओ, तो 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक, हमें पैसा नहीं मिलता तो हम सिंसियर नहीं होते, और दूसरा, सामने वाला भी कहता है यार नींबू तो रोज खा रहे हो, पागल बना रहा है। पर अगर कोई भी चीज़ आप औषधीय दृष्टिकोण से देख के उसका प्रयोग करेंगे तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिलते हैं। कई बार हम सिर्फ जब लोगों से बात कर रहे होते हैं तो उसके बातचीत के तरीके से ही पता चल जाता है कि वो इस समय कौन सा फूड का इंटेक सबसे ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि उसी तरीके का उसका बॉडी लैंग्वेज उसके मुंह पर स्वर निकलेगा। जैसे तरबूज ठंडा होता है गर्म होता है। अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो हैज़ा हो जाएगा, जो इंडिकेट करता है कि तरबूज गर्म है। ये कैसे है, इसके भी पैटर्न्स हैं वैदिक चिकित्सा में, इसके बारे में बताया गया है कि ये चीज़ गर्म क्यों है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें मौसमी की, ठंडी है गर्म है? गर्म, वो भी गर्म है, हाँ जी, लेकिन वो कम गर्म है जिस वजह से यूरिनेशन को बढ़ा के उसको बैलेंस कर लेती है। वहीं आप जब ज़्यादा गर्म खाएंगे लाल रंग की चीज़ तरबूज, तो उसने दस्त लगा दी है, वो स्टूल पे काम कर रही है। हमारा शरीर 3 हिस्सों में बटा हुआ है जो थायराइड से इंडिकेट होते हैं, TSH, T3, T4। अगर हम इनको पढ़ना सीख गए तो वात पित्त कफ यहीं मिल जाएंगे तीनों। तो भोज्य पदार्थ जो भी है, जैसे जीरा है, धनिया है, पुदीना है, ये तो है ही है, औषधीय रूपों में इनका प्रयोग भी होता है। पर आप कौन सा आटा खाते हैं, कौन सा दूध पीते हैं, किसका दूध पीते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आयुर्वेद में प्रॉपर वर्णन है कि माँ का दूध क्या काम करता है। उसमें तो सुअर का दूध भी लिखा हुआ है, शेर का दूध भी लिखा है, गधे का दूध भी लिखा है, ऊंट का दूध भी लिखा है। इसी प्रकार इन लोगों के जो मूत्र निकलते हैं मूत्र चिकित्सा के अंतर्गत,
उन सब की भी डिटेल दी हुई है कि गधे का मूत्र किन किन रोगों पे काम करेगा, ऊँट का मूत्र किन किन रोगों पे काम करेगा। आप शायद जानते हो कि दुबई में, अब तो नहीं, अब का मैं नहीं जानता, लेकिन पुराने समय में लोग दुबई में पानी के अभाव में ऊँट का मूत्र पीते थे। और आज भी अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो वो बोतलों में पैक होकर बिकता है, और हमारे यहाँ पे गौमूत्र से भी महंगा बिकता है वो। उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जब हमारे यहाँ पे पहले लोगों को टीबी हो जाया करता था तो उसको कहते थे बकरी के बाड़े में बंद कर दो, मतलब बकरी के बाड़े में रखो तो टीबी ठीक होता है। बकरी के ऊपर से ऐसी गंध निकलती है, उसके दूध में, मेंगनी में, यूरिन में ऐसी कुछ केमिकल कंपाउंडिंग है जो टीबी को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तब बकरी के उसमें रखा जाता था। और आज भी, जब पीछे अभी कुछ बीमारी फैली थी, जब बकरी का दूध बहुत महंगा हो गया था, डेंगू, हालांकि उसमें वो यूजफुल नहीं था, पर मार्केट है, बहुत कुछ कहती है।